बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर हम बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे में अहम इक़्तिसादी काबीना के इजलास के हवाले से बात होगी और वहीं हम देख रहे हैं कि आज की जो अहम पेशरफ सामने आई है, जहां वफाकी काबीना को वजारत ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नए नोट जारी करने का इंदिया दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब IMF के हवाले से बातचीत हो रही है। ऐसे में तीसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तमाम सूरत हाल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी मुल्क पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत और जो कि इस वक्त मईशत को ऊंचाई की जानब ले जाने के लिए गामजन नजर आ रही है। ऐसे में दूसरी जानब देखें तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात नागुज़ीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे बरतानिया मीडिया का दावा भी सामने आया है कि ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं नजर आ रहे। वहीं एक जानिब मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जो मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब जंग की इत्तलात भी सामने आ रही है। ऐसे में पूरे खत्ते में ये जो इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी ईरान अब की जो बाशिंदे हैं, ईरान में रहने वाली जो आवाम है, वो हमें मफलूज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में खत्ते पे इसके क्या असरात होंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना मकबूल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राना मकबूल, हमें ये बताइएगा कि खास करके आज का इजलास भी हुआ। सबसे पहले तो पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। ऐसे में क्या समझते हैं कि मुल्की मईशत अब आगे किस तरीके से जाएगी? दूसरा जो सवाल है वो यही बनता है कि जी काबीना का जो इजलास हुआ है, जिसमें IMF के हवाले से कहा जा रहा है कि जी हम इसको खैर बात कर देंगे। जी राना मकबूल जी, अगर बात की जाए पाकिस्तानी मैशत की, तो पाकिस्तानी जो मैशत है वो तो दिन ब दिन आगे जा रही है। पाकिस्तान की मैशत के हवाले से पाकिस्तान तकरीबन एक साल से परवान चढ़ रहा है, दिन ब दिन आगे जा रहा है। पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान में जो है काम कर रही है और पाकिस्तान की दिन ब दिन मैशत को आगे बढ़ते देख रहे हैं। अगर बात की जाए IMF की, तो पाकिस्तान के जो कर्जे लेने थे वो ले लिए, अब कर्जे उतारने का वक्त है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान फरवरी और मार्च के आखिर तक जो IMF से भी छुटकारा हासिल कर लेगा। पाकिस्तान के पास इतने पैसे आ चुके हैं और पैसे आ रहे हैं जो इससे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो चुकी है। जो गैर मुल्की इन्वेस्टर थे वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारी कंपनीज ने कदम रखे हुए हैं और वजारत खजाना की बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो सामने आ रही है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि वजारत खजाना की दिन रात मेहनत और वजीर पाकिस्तान की काविशों की बदौलत जो है पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद भी है और जो मैसी हालात है इसके मुताबिक मैं अगर बात करूं तो मार्च में पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर रहा है। तमाम कर्जा जो है मार्च तक उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी एक जानिब नजर आ रही, जहां ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जंगी तैयारों के हवाले से कहा जा रहा है कि दुनिया भर में अब मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी भी कोई इत्तलात सामने आई है अब तक? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जो हालिया जंग पाकिस्तान ने इंडिया से जीती है, इस जंग के बाद पाकिस्तान के जो जंगी प्यारे थे उनकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। पाक का मराल भी बुलंद हुआ है। पाक फौज के मराल के बुलंद होने के साथ साथ जो जंगी साजो सामान जो पाकिस्तान में तैयार होता था उसकी मांग दुनिया भर में बढ़ चुकी है। मैं आपको बताऊं 10 से 15 जो ममालिक है इस वक्त पाकिस्तान के साथ दफाई माहे कर रहे हैं ताकि वो जहाजों की खरीदारी के सिलसिले में वो जंगी साजो सामान खरीदा जा रहा है। अगर बात की जंगी साजो सामान की, तो पाकिस्तान का जो जंगी सामान है, जहाज और जो सामान दुनिया भर में मकबूल है और क्वालिटी के हवाले से आला किस्म का करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारे ममालिक जो है पाकिस्तान के जंगी जहाज को खरीदने के लिए तैयार है और पाकिस्तान के साथ रास्ते में। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी वफाकी मीडिया ने भी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो पाकिस्तान के जंगी जहाज है उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत अरूज पर है और बहुत सारे ममालिक जंगी जहाज खरीदने के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी जानब हमने देखा कि वफाकी काबीना का जो इजलास, जिसकी समरी में हज, प्राइवेट हज के हवाले से बात की जा रही है, वहीं दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जी तवानाई के शोबों के हवाले से भी बात हुई है, इसके हवाले से बताइएगा। और एक और चीज़ जो बताई जा रही है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है नोटों की करेंसी के मामला भी हो रहे हैं, तो इसके हवाले से भी कोई मालूमात है आपके पास? जी, अगर नोटों की करेंसी के हवाले से बात की जाए, जो काफी अच्छा से ये नोटों की करेंसी की तब्दीली की बात चल रही थी, तो इस वक्त आज वफाकी काबीना में भी ये मामला जो है डिस्कस हुआ है। इस सिलसिले में अभी तक जो है एक कमेटी कायम की गई है। कमेटी में नोटों की करेंसी पर गौर किया जा रहा है। इस पर ना एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में ये मामला चल गया
और नोटों का जो डिजाइन है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, उसके बाद नोटों की तब्दीली की जो है बाकायदा तौर पर जो है समरी मंजूर की जाएगी। अगर आप बात कर लेते हैं मजहबी मूर की, जी। तो वफाकी काबीना ने मजहबी मूर बैन मजहब हम आमगी की जन्म से पेशकदमी की गई है। प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनीज की जो थर्ड पार्टी के रजिस्ट्रेशन और जांच पड़ताल के हवाले से बात थी, तो प्राइवेट हज पॉलिसी का मसवदा वफाकी काबीना अरकान की आरा की रोशनी में गौर हौल के लिए वो भी एक कमेटी को भिजवाया गया और कमेटी इस पर बाकायदा तौर पर जो है गौर करेगी। उसके बाद ये इसकी जो तस्दीक होगी। तो जो तवानाई के हवाले से भी आई वफाकी काबीना में जो तफसीली गुफ्तगू हुई है, उसमें 24 दिसंबर 2025 के इजलास में भी कुछ फैसले किए गए थे, जिसमें कुछ पैसे बिजली सस्ती भी की गई थी और कुछ बिजली की तवानाई की कंपनियों से प्राइवेट भी किया जाएगा, वो भी डिस्कस हुई है। तो इसकी जो काबीना की साथी राब्ता कमेटी थी, उसमें जो उसके फैसले थे उसकी भी तौसीक कर दी गई है। तो इस बार भी जल्द कोई ना कोई बरामद होने जा रहा है। मेरा ख्याल है इसकी कुछ कंपनियां जो है तवानाई की वो प्राइवेट की जा रही है, वो अभी जो प्राइवेटेशन जो बोर्ड बना हुआ है उसमें ये फैसला चला गया है। तो मुमकिन तौर पर ये आइंदा माह जो आने वाला फरवरी है, ये जनवरी के आखिर में बिजली की जो कुछ कंपनियां वो उनको उनकी नीलामी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मकबूल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जानिब खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी नज़र आ रही है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क की मईशत हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में डिजिटल निज़ाम को मुतारिफ तो कराया जा चुका है, लेकिन आज के रोज़ एक अहम पेशरफ जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ्द ने भी मुलाकात की है। ऐसे में हम देखते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के विजन से आगाह करते हुए कहा जा रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी जो रसाई है हुकूमत की तरजीहात में शामिल की जा रही हैं। वहीं दूसरी जानिब इस तकरीर के हवाले से अगर बताएं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म इसाक डार नाइब हैं और इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसके साथ साथ वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी इसमें शिरकत की थी। बड़े पैमाने पर एक अहम पेशरफ सामने आ रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तैयारों के मामला जो सामने आते हैं, जिसमें अब सबसे ज्यादा ऑर्डर पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। ये भी इसकी वजह से भी मईशत हमारी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि खत्ते में अब जो बढ़ती हुई अमेरिका और इसके साथ साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं, उससे पाकिस्तान की मईशत पर और आने वाले वक्तों पर खत्ते में क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, सऊदी, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, जबकि मुमकिन हमलों का खदशा बढ़ने का भी बताया गया है। ऐसे में तीसरी जानिब देखें तो अमेरिकी फौज मुदाखलत का जो है वो बहाना तलाश कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात की बात हो रही है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि अगर जंग के लिए वो तैयार हैं तो यहाँ से भी जंग के लिए तैयार हैं। ऐसे में ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पहले तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तारिक साहब, तमाम तर हम देख रहे हैं कि जी खत्ते में एक अलग सी सूरत हाल नज़र आ रही है ईरान की और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। सर किस तरीके से देखते हैं आप जो इस वक्त करंट सिचुएशन हमें नज़र आ रही है? देखिए, इट इज़ वेरी फ्लूइड सी सिचुएशन है। इस सारे तनाज़ुर को दो डायमेंशन में आपको देखना होगा। एक ग्लोबल डायमेंशन है, एक रीजनल डायमेंशन है। ग्लोबली इस वक्त आपने देखा है, गए परसों उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर फॉर इंटरनेशनल लॉ, व्हाट आई से इज द लॉ। सो दैट टेक्स अस टू 19th सेंचुरी, जब किंगशिप थी, नेपोलियन का दौर था, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनकी वजूहात भी यही थी, जो रीजनल पावर्स थी, जब में ताकत आती थी वो कहती थी तो कब्जा दूसरों पे कब्जा करना। ईरान का मसला ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके प्रॉब्लम सऊदीया का किसी जमाने में था, आपको याद होगा, जो बाद में एक चाइनीज की एफर्ट के बाद एक डिटांट आया और वो मामला ठंडा किया। दूसरी बात, डोमेस्टिकली जो रीजनल पॉलिटिक्स है, इसमें इजराइल का किरदार बहुत बड़ा है। ईरान वहां पे या तो उनकी प्लाइंट हुकूमत आए, इजरायली
या फिर वो इतना कमजोर कर दें कि ईरान उनकी बात माने। ये दोनों बातें हो नहीं सकती, क्योंकि जो निज़ाम हुकूमत का इस वक्त ईरान में है वो उनकी अपने टाइप की जमहूरियत है, और उनके टॉप पे जो खामनाए हैं, ही इज द स्पिरिचुअल लीडर, ही इज द पॉलिटिकल लीडर, ही इज द स्ट्रेटेजिकल लीडर। तो इस हालात में जहाँ तक अमेरिकन का ताल्लुक है, जो असेसमेंट्स हैं वो तो तैयार है फुली अटैक करने के लिए, लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है जी कि वहाँ पे भी एक क्वार्टर्स हैं विद इन दी यूएस, वो इस चीज को देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि ईरान इज फुली रेडी टू फाइट बैक। और पिछली दफा जब ईरान पे अटैक हुआ था और इसके दौरान में उन्होंने अपनी काफी तैयारी कर ली है, चाइनीज से उनको काफी इक्विपमेंट मिल चुका है और दूसरे मुल्कों से उनको कम्युनिकेशन का भी अरेंजमेंट हुआ है, जो मिसाइल लॉन्चिंग के सिस्टम्स हैं वो भी उनको मिल चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो आई एम 100% श्योर ईरान विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स टू इजराइल। और मेरा अपना ख्याल है कि जो बेसेस हैं लाइक कतर की है या बहरीन में है, इन पे भी अटैक हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर आप? जी हाँ, ठीक है सर। दूसरी जानब अगर हम देखें कि ईरानी वज़ीर खारजा का कहना यह भी है कि उनके पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों को अहकाम देने के शवाहिद भी मौजूद हैं, नहीं समझते कि अमेरिका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसका मतलब तो फिर सीधी सादी जंग ही है ना, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तो कह रहे हैं वो तैयार होंगे नहीं, या वो उनकी अपनी प्रेडिक्शंस है? नहीं, देखें बात यह है कि जो भी आपको पता है मुसद्दक के ज़माने में भी इसी तरह का हंगामे करा के तो उस वक्त भी हुकूमत को चलता किया गया था और पहले भी हुक्मरान को लाया गया था। आज भी वो तकरीर कर रहे हैं कि जी मैं रेडी हूँ आने के लिए, और वो वहाँ से फरमान दे रहे हैं कि जी आप ये करें वो करें और सड़कों पे निकलें। और तो बात यह है कि अमेरिकन स्ट्राइक 100% करने को तैयार हैं, लेकिन एक हेजिटेशन है। वो हेजिटेशन है रिएक्शन ऑफ द ईरान, हेजिटेशन है रिएक्शन ऑफ चाइना, हेजिटेशन है रिएक्शन ऑफ रशिया। इट इज नॉट वेनेजुएला। ईरान इज सिचुएटेड इन ज्योग्राफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह पे है, और उसके ये एक फलक्रम है बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया ऑन द अदर साइड, एंड ग्लोबली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब ये भी हम देख रहे हैं कि अब्बास इराक़ची ने जर्मन चांसलर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जी बर्लिन इंसानी हुकूक के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मकाम है, जबकि जर्मन चांसलर जो वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश भी रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाली जर्मनी को भी शर्म आनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि जी एक जानब तो आप वैसे ही शिकार हैं, दूसरी जानब जो है वो आप जर्मनी के हवाले से भी बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ ही चलती रहेंगी, या ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में किसी को लाया जाएगा और किसी को यहां से भगाया जाएगा? देखिए, दिस इज दी, जहां तक जर्मन चांसलर्स का ताल्लुक है, वो तो नेटो के जितने भी मुल्क हैं वो अमेरिका के पीछे हैं। दे कैन नॉट, अमेरिका गलत करे सही करे, छोटी मोटी जो तनकीदी बयानात एक दो इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली दे फॉलो द पॉलिसी विच इज डिक्टेटेड बाय द अमेरिकन्स। सो इसलिए मैं तो उसको ज्यादा नहीं देखता, इम्पोर्टेंस देता। आपको याद होगा कि जब भी एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ ईरान का जी, वो सैबोटाज हो गया अमेरिकन्स की वजह से। तो यहाँ भी इस वक्त है। बाकी जहाँ तक आपका जो असेसमेंट है कि जी कोई बातचीत नहीं, देखिए बातचीत तो चलती रहती है। दैट इज इवन इन ड्यूरिंग वॉर भी अगर हो रही हो तो अच्छा, बैकडोर जो है, बैकडोर राब्ते रहते हैं अगर जंग के मामला भी सामने हो तो? वो हर हालत में रहते हैं।
वो हमेशा रहते हैं। ठीक है। अच्छा, रूसी वजारत खारजा ने भी कहा है कि इस तरह के इकदाम मशरिक वस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकते हैं, आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को तिजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को भी मुस्तरद करते हैं। तो एक जानिब जंगी मामला जहां इंसानी हकूक की बात हो रही है, दूसरी जानिब वो महसूलात के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तिजारत पे भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और मैं समझता हूँ कि हमारा बैलेंस्ड स्टेटमेंट थी हमारी दफ्तर खारजा की। जी। इसमें हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम नजर आते हैं मुझे। एक तो खुदा ना करे अगर ये जंग होती है तो आपका रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आपको आएगा, उसके अलावा यू विल गेट इन्वॉल्व वन वे और दी अदर। उसका जो रेपरकशंस हैं वो काफी पूरे रीजनल जितने कंट्रीज हैं उन पे भी आएंगे। इसमें आपको टर्की का भी रोल देखना होगा, उनका क्या रिएक्शन आता है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटेग्रेटेड हैं और जुड़ी हुई हैं। इट इज नॉट कि वो आके अटैक कर लेंगे और निकल जाएंगे, उसके अपने रिपरकशंस हैं, और दैट इज द व्हाई ये अभी मामला रुका हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब भाई अगर तर्किया की बात करें तो तर्किया में भी हम देखें कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बाशिंदे उनकी शहरियत के भी मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दहशतगर्दी के भी उभरते हुए असरात नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अगर हम महसूलात की बात कर रहे थे जहाँ पे कि खास करके एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी तिजारती मामला जो हैं वो हमें अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ ओमान की बात करें तो जो ऑयल के मामला उन्होंने पहले से कह दिया कि जी हम खबरदार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा अगर आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, तो पाकिस्तान किस जानिब मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एक किस्म का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा ईरान नेबर है। हम किसी सूरत में जो वहाँ पे एक सूरत हाल डेवलप होती है उससे मुबर्रा नहीं रह सकते। उसके अलावा फिर हमारे अपने मसाइल हैं। वी कैन नॉट टेक एनिमिटी ऑफ सुपर पावर्स। तो हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी के अंदर चलना है, अपने आप को बचा के भी, और हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड जो लिया हुआ है हुकूमत ने उसको भी फॉलो करना है। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई ये सालसी वाली बात हो सकती है। या ठीक है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग रही। उसके अलावा और भी हमने देखा कि जी मामला सामने आए जिसमें उन्होंने जंगें भी रुकाई, जहां पे वो नोबेल प्राइज के हवाले से भी बातचीत करते रहे। लेकिन ऐसे में अगर अब देखें फिर दोबारा जंग के मामला सामने आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो मुख्तलिफ दौर में या मुख्तलिफ टाइम पे जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके बयानात में भी तजाद नजर आता है और उनके जो काम है उनमें भी तजाद नजर आता है? देखिए, मैं उसको तजाद नहीं समझता, मैं उसको एक चेंजिंग स्ट्रेटजी समझता हूँ। आप देखें वेनेजुएला में उन्होंने कहा था कि वी विल अगेन अटैक, लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन देखा चाइना का, रशिया का, और बाद में रशियन मूवमेंट भी हुई कुछ, आपको पता उन्होंने एक शिप के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की ऑयल के। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम दोबारा अटैक का इरादा नहीं, बातचीत चल रही है। तो ही चेंजेस हिज स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द वे द सिचुएशन चेंज। इसी तरह ईरान में भी वो ही विल कंटिन्यू चेंजिंग हिज पोजीशन। मुझे तो कोई हैरत नहीं है इससे। ठीक है। अच्छा, अब एक जानिब ये भी बयान बरतानवी मीडिया का सामने आता है और वो ये बताते हैं कि जी ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट या महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं है। अब यहाँ पे बात वही आ जाती है कि ताकत नशी, आप हम ये बोलें कि क्या कोई नई पॉलिसी आ रही है, क्या कोई नया शख्स आ रहा है जो टेक ओवर करेगा, जो प्रीवियसली लोग हैं क्या वो यहाँ से जाएंगे? क्योंकि अगर ये वाली बात आ जाती है मीडिया के हवाले से कि जी भाई महंगाई या गिरावट कुछ भी हो लेकिन किसी किस्म की हुकूमत गिरेगी नहीं, तो ये भी मैनिपुलेशन नहीं लगती कि जी वाकई में कोई सियासी मफादात ही हैं इसके पीछे? बिल्कुल है। वो देखे ना वहाँ जो फसादात, ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो तो खुल के कह रही है कि इसके पीछे अमेरिकन और इजरायली का हाथ है, और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। आपको पता है जब पहले स्ट्राइक हुई थी और उनके लीडरशिप की जिस तरीके से एलिमिनेट करवाया गया था,
थ्रू ईरानियन स्लीपिंग सेल्स। वो अब भी स्लीपिंग सेल्स तो मौजूद है वहां पे। ठीक। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कही इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा उसमें भी किसी किस्म की कोई दरार नहीं आएगी। एक जानिब हम अगर देखें तो उनके बयानात में जो तजाद नजर आ रहा है, जहां पे वो कहते हैं कि हम इनको मफलूज कर देंगे, दूसरी जानिब वो उन्हीं की समझने के उन्हीं के हामी बने हुए हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन ये हो रही है कि वाकई कुछ होने जा रहा है, या मुज़ाकरात होंगे, या वाकई में कुछ लेन देन के मामलात होंगे और उसके बाद सारे मामलात हल हो जाएंगे। नहीं, ये चीज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मुझे आपके सवाल से तो लगता है जैसे इज ए वेरी सिंपल सिचुएशन। इट इज नॉट ए सिंपल सिचुएशन, इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। और जहां तक मेरा अपनी असेसमेंट है, अब बिहाइंड द टेबल बात तो चलती रहती है, लेकिन अमेरिकन आर फॉलोइंग ए पॉलिसी विच इज एक्चुअली प्रो इजराइली पॉलिसी। और वो जो सारा प्रेशर है, उनकी अपनी इंटरनल लॉबी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर है, और फिर अमेरिका के अपने जो इंटरेस्ट हैं रिलेटेड टू ऑयल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के साथ जुड़े हुए। दे वांट ईरान टू बी अंडर द अमेरिकन प्रोटेक्टरेट की किस्म की हुकूमत हो। तो वो ये सारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इट इज नॉट सो सिंपल कि जी वो सुलह कर लेंगे, ये ऐसा होता नहीं है कभी। हाँ, जहां तक रेजिस्टेंस का ताल्लुक है, तो आई थिंक बाय नाउ एवरीबॉडी शुड नो Iranians have a thousands years of history. They know how to resist. उन्होंने, आपको याद होगा, ईरान इराक वार में 8-9 साल किस तरीके से रेजिस्ट किया। और अगर उनकी करेंसी अगर गिरी हुई है, उसकी वजूहात भी सैंक्शंस हैं। आप देखें कि मुल्क में पिछले 30-40 साल से सैंक्शन चल रही हैं, उसके बावजूद अगर कभी आपने ईरान विजिट किया है तो वहाँ पे जो मयार ज़िंदगी है वो बहुत सारे ऐसे मुल्कों से बेहतर है जिन पे ऊपर सैंक्शन नहीं है। तो ईरानियंस आर वेरी रेजिलेंस नेशन, एंड आई डोंट थिंक इतनी आसानी से वो अमेरिकन के ज़ेर निगरानी आ सकेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा ज़ाहिर पाकिस्तान एक नेबर है ईरान का। ऐसे में अगर खित्ते में कोई बिगड़ती हुई सूरत हाल होती है तो क्या इसके असरात पाकिस्तान पे भी मरतब होंगे, चाहे इकोनॉमिकली हो, लेकिन क्या होंगे? वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया गया जी। आपके नेबरशिप में एक जंग हो तो उसके असरात तो हर हालत में आपके आएंगे। स्ट्रेटेजिकली भी आएंगे, मिलिटरीली भी आएंगे, इकोनॉमिकली भी आएंगे, ह्यूमन भी आएंगे। क्योंकि मुझे डर है कि एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आपके सिर पे खड़ा होगा। तो ये बहुत सारी ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक अली साहब, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खत्ते में बिगड़ती हुई और एक कशीदा सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें हमने देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ईरान के हवाले से हम बात करें, जहां हम देखते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो है वो इंडिया दिया जा चुका है, वही मुज़ाकरात की बात हो रही है। कभी कभी हम देख रहे हैं कि जी जंग की सिचुएशन में नज़र आ रही है। ऐसे में अगर हम करेंसी की बात करें, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें ताल्लुकात कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशवी जंजवा साहब, तजयकार है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, तमाम तर सिचुएशन इंटरनेशनली सभी देख रहे हैं, और गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से ये मामलात जो है वो हम देख रहे हैं कि जी परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कभी बात होती है कि जी ख़ास करके मुज़ाकरात हो जाएंगे, फिर कभी मफाहमत की बात होती है, कभी कभी हम देखते हैं कि जी वो जंगी सूरत हाल होती है, वो कहते हैं कि जी आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सिचुएशन को? जी शुक्रिया। अच्छा, बुनियादी तौर पे डिप्लोमेसी के जो होते हैं एक फार्मूला होता है, एक सादा लफ्जों में हम कहते हैं ना कि ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, उसके जरिए उसके बाद चीजें होती हैं। तो अब मामला ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तो अब ना हमने कोई ट्रैक 1 डिप्लोमेसी देखी, ना ट्रैक 2 देखी। हमने तो एक चीज ये देखी कि एक मुद्दत से सर्द महरी है, आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं है। और बहरहाल हम जो भी कहें, अमेरिका की एक पावर है और वो उसका इस्तेमाल करता है। और
इवन देखेंगे अभी आपके सामने वेनेजुएला भी है। उसके बाद एक और चीज भी है अमेरिका के अंदर, अगर आप देख लें बाहर के से निकल के कि उनकी चीजें एक और जो मैं सामने देखता हूँ वो ये है कि वेनेजुएला के बाद उनकी रवैया भी तब्दील हुआ। और फिर इंटरनल अगर मैं बात करूं अंदरूने मुल्क की, कि अंदरूने मुल्क में एक और चीज अमेरिका की एक और जरा जो सामने आई है वो ये है कि आइस जो उनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, अभी भी देख लें एक खातून को गोली मार दी जाती है फ्रंट से, और गाड़ी की उनकी फ्रंट से किया जाता है। और एक और चीज अमेरिका जरूर जा रहा है इमिग्रेंट्स के हवाले से कि इमिग्रेशन इलीगल चीजें, फिर ड्रग यूजेज, उनको लगता है कि ड्रग का इस्तेमाल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं ड्रग के। तो अब उनके पास ना बहुत सारी चीजें हैं, और ट्रम्प का जितना दौर रहेगा ऐसा ही रहेगा। और ईरान के साथ वो जो करने जा रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ईरान अमेरिका की ही प्रॉक्सी है, अमेरिका को फायदा ही देता है, कभी नुकसान नहीं दिया। वो जहां ईरान पड़ता है वहां अमेरिका को फायदा हो जाता है। तो अगर ये जंग होती है अमेरिका ईरान की, तो जंग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जंग तो बराबर के लोगों में होती है ना। अगर अमेरिका अटैक किसी किस्म का भी करता है तो एक चीज तो सामने आएगी कि ईरान अमेरिका का उस तरह से प्रॉक्सी नहीं है, उससे ये अंदाजा होगा, साबित होगा। और दूसरा ये कि इंटरनली अब आप देखें ना अमेरिका में भी जो सिफारत खाना था वो बिल्डिंग इन्हीं के पास थी अमेरिका के, वहां पे भी झंडा तब्दील हो गया। आप देखें कि ट्विटर पे भी चीजें तब्दील हो रही हैं, ईरान का पुराना झंडा सामने आ रहा है। तो और एक और चीज जिसको हम कहते हैं, एक थ्योरी इस्तेमाल होती है मीडिया में, कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा थ्योरी। कंप्यूटेशनल यही है, एल्गोरिथम के जरिए आप तब्दील करते हैं ना चीजों को। तो अब आप ये देखें कि ईरान के जो पहलवी साहब हैं, उनका जो ट्विटर हैंडल है ना, उस पर जितने लाइक्स, रीट्वीट चीजें आप देखें, ईरान में तो ट्विटर बंद है, उस तरह से काम ही नहीं हो रहा। तो वो कहाँ से उनके पास आ रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब है एल्गोरिथम चीजें सब कुछ करके दिया जा रहा है ना, चाहे इसराइल से हो या मगरब से, अमेरिका से, कहीं से भी सपोर्ट में। तो एक माहौल तो बहरहाल क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये कि ईरान से बाहर वो बैठे हैं तो उनका नहीं होगी पावर, तो हो भी सकती है। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान को तस्लीम किया गया था, जब पाकिस्तान बना, तो ईरान था ना पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें टेक्निकली कि उनकी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान तो बहुत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अगर पहलवी की गवर्नमेंट भी आती है तो पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव थे वो, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान को माना ही नहीं, आज भी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ वही मसाइल है। तो मैं स्टेट टू स्टेट में अगर बात करूं, रियासत का रियासत से ताल्लुक हमारे बॉर्डर मिले, तो ईरान के साथ ये बड़ी मैं सोची समझी बात कर रहा हूं कि हमारे ईरान में यही पहलवी खानदान, यही फैमिली थी, रॉयल फैमिली, जिन्होंने हमें कबूल किया था, हमें सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान को इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात मुनासिब हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, ईरान में लोगों का ख्याल है कि तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। पाकिस्तान के एज अ नेबर ईरान, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके साथ हालात ठीक रहते हैं, हमारे ठीक चलेंगे। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इस मामले में अपनी एक पोजीशन न्यूट्रल ही रखनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आए वो एंटी पाकिस्तानी होती है। हम तो लगे रहे ना कि जी तालिबान अच्छे होंगे, फिर हमने गुड बैड किए, हम हाँ पांचवा सूबा भी उसको समझते रहे अफगान जंग में, तो पता लगा हमारे तो अपने सूबे बुरे हाल में चले। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से बरतानवी मीडिया का बिहेवियर नजर आया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया, उनका यही कहना था कि ईरान में करेंसी की कदर में अगर गिरावट भी हो जाती है, महंगाई भी बढ़ जाती है, तब भी अगर देखें कि और मुजाहरे भी हो जाते हैं तो हुकूमत तो नहीं गिर सकेगी। ये मीडिया बरतानिया का है जो ये बात कोट करते हुए दिखाई दिया। ऐसे में वो ये भी कहते हैं कि जी ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स जो है वो बाद में नशर किए गए, इंटरनेट की बंदिश कर दी गई थी। जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि ट्वीट अगर बंद हो गया या इंटरनेट की बंदिश हो गई तो भाई कहाँ से चलने लगा। फिर एक चीज़ वो ये भी कह रही हैं कि जो वीडियोस बाद में सामने आई हैं वो उसमें ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को फसाद में मुलव्वस करार दिया है। मतलब अमेरिका के साथ ईरान के मामला तो हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे में जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है वो इसराइल है।
अच्छा देखिए, इसराइल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने यहूदी नहीं थे। कराची में आपको जो शहर का एरिया कहलाता है, यहाँ पे एक सिनेगॉग भी हुआ करता था किसी जमाने में, यहूदी इबादतगाह भी थी। तो यहूदी कराची से चले गए थे, यानी पाकिस्तान में थे मौजूद 47 में। अब पाकिस्तान में यहूदी नहीं है सिवाय एक शख्स जो क्लेम कर लेता है, फिशर पता नहीं कौन। तो और लेकिन ईरान की सिचुएशन और है, ईरान में यहूदी बहुत बड़ी तादाद में रहे और वहां से भी जब बना इजराइल तो वो लोग गए। दुनिया के कई मुल्कों में यहूदी मौजूद हैं और ईरानी यहूदी मौजूद हैं, यानी कि वो ईरान के ही हैं। वो बेसिकली बात करें तो अगर वो इजराइल को कह रहा है तो ईरान इतनी ताकत नहीं रखता कि वो यहूदियों को, खासतौर पे जो उसके अपने शहरी भी हैं, उनके ऊपर कुछ कह सके। और फिर आप ये देखें ना कि जब वहीं पे हमास के सरबराह का को कत्ल कर दिया जाता है, हमास के सरबराह का मर्डर आपके सामने टारगेट किलिंग ही कहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उनकी इतनी अप्रोच है। अगर इजराइल ने ये सब चीजें करनी हो तो एक चीज को समझने की जरूरत है कि इजराइल के लिए ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। उनकी जो एजेंसीज भी हैं उनमें एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा पार्ट भी है कि जो 20 साल बाद भी जाके बंदे को मार देता है, 25 साल बाद भी जब उन्होंने कत्ल करना हो तो कर देते हैं। मतलब वो वेट करते हैं, लॉन्ग वेट। तो इजराइल के लिए ये मसाइल नहीं है। ये हमें लगता है कि इजराइल ने अगर ईरान में कोई तब्दीली लानी होती तो वो पहले ले आता। तो इसका मतलब है कि इजराइल का ये मैटर नहीं है, अमेरिका का मैटर है अलबत्ता। और अमेरिका की रिजेम एक बड़ी ताकतवर है। लेकिन 9 मई के तो पाकिस्तान में भी कोशिश हुई थी कि सब चीजें तबाह कर दी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फौज ही है जो पाकिस्तान को बचाती है, वरना हम भी लीबिया बन चुके होते, हम भी बुरे हालत में होते। तो आप देखें कि पाकिस्तान में क्या अभी भी कोशिशें नहीं होती? अभी भी आपके सामने केपी के सीएम ने, पता नहीं वो उनकी अगर एआई वीडियो नहीं है जिसमें वो कहते हैं हम कबायली हैं और तुम्हारा पाकिस्तान है, अगर वो सही वीडियो है तो वो अपने आप को कबायली कह के पाकिस्तानी कहते हैं। तो ये भी तो सच है ना। 47 से पहले कबायली जब बने तो हमने कबायली इलाके पाकिस्तान में शामिल किए थे अफगानिस्तान से। तो वो अपना क्लेम अगर हमसे अलग करते हैं तो वो उनको हिस्सा बनने में, जहां आप देखें पाकिस्तान में ये पंजाब के अलावा जिसको थोड़ा सा नुकसान होता है कि काम नहीं होता तो पाकिस्तान को, पंजाब को गालियां देते हैं। जैसे ही फायदा मिलता है, किसी को सदर बना दिया जाए, किसी को वजीर आजम, किसी को किसी महकमे का सरबराह बना दिया जाए तो उनको सब ठीक लगने लगता है। जैसे फिर ऐसे लोग तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के धारे से ही अलग है ना, फिर इनके लिए तो एक हिसाब किताब अलग ही होगा। नहीं, वो क्या कहते हैं, कब्र में इनके मामलात अलग होंगे, लेकिन पाकिस्तान में रियासत इन लोगों का कोई मामला नहीं देख रही, हालांकि देखना चाहिए। आप देखें कि अमेरिका में डिपार्टमेंट है आइस, हमारे पास FIA काम करता है ना, इमिग्रेशन चीजों को रोकता है। तो क्या FIA इतना एक्टिव है? नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास आप देखें ना कि अफगानिस्तान के शहरियों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनाए, 78 से बने हुए, कोई कुछ नहीं कर सका ना। अच्छा, ये जो अफगान शहरियों की आपने अभी बात उठाई, इनखला के मामलात के बाद हमने देखा था अब भी NIC ले लें, पासपोर्ट ले लें, अभी जो क्लियरेंस वाले हम देख रहे हैं कि जिस सिलसिले जो UAE के साथ हमारे जुड़े हैं पासपोर्ट के, इसमें भी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक चीज सामने नजर आती है कि जी पहले से क्लियरेंस वाले मामलात बहुत अच्छा इकदाम किया जा रहा है। मोहसिन नकवी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला है, क्योंकि ज़ाहिर में देख रहे थे कि ऑफलोड फौरन से कर दिया जा रहा था और शक व शुबहात की बुनियाद पर भी किया जा रहा था। ऐसे में क्लियरेंस वाले मामला सही है। लेकिन तुर्किया की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अब हम यही देखते हैं, आज की एक ताजा रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि तुर्किया ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया है। अब मामलात ये आते हैं कि जी एक जानिब अफगानिस्तान जिनके साथ इनखला के मामलात पाकिस्तान के हैं, वहीं हम तुर्किया में भी इसी तरह की चीजें देख रहे हैं। तो ये भी क्या एक प्रॉक्सी है पूरी? देखें, एक और चीज भी बड़ी कही जाती है और मैं किसी का देख भी रहा था, एक ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ कि यूरोप में जो पनाह लेके बैठे हुए हैं ना, कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारी जानों को खतरा है, तो वो ट्रैवल पाकिस्तान करते हैं, वो अफगानिस्तान डायरेक्ट नहीं जाते, पाकिस्तान उतरते हैं, फिर यहाँ से बाय रोड अफगानिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट अफगानिस्तान का रूट नहीं पकड़ते, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अफगानिस्तान का रूट पकड़ा जाएंगे वो अगर डायरेक्ट बराह रास्त अफगानिस्तान यूरोप के किसी भी मुल्क से, तो उनकी वो जो पनाह है वो कैंसिल हो सकती है कि आपके लिए तो हालात ठीक है, फिर आप क्यों जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान आते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ऐसे लोग 10-10 साल से बैठे हुए और उनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड भी हैं। एक साहब थे हमारे, उन्होंने कहीं कोयटा ट्रैवल किया, कोई आज से मैं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं कराची में था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे सामने एक साहब ने जो है पेशावर के पास पहुंचे तो जूते के अंदर उन्होंने शनाख्ती कार्ड जो है वहां से आए मेरे सामने, तो वो उतारा जूते से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड निकाल के जेब में डाला,
और अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड उठा के अपने जूते के अंदर रख दिया। तो आप सोचें कि शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का लोगों ने जूतों में रखे हुए हैं अफगानियों में, और यहाँ सब लेके फिर रहे हैं। और मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ, रियासतें इस तरह नहीं चलती। आपकी दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसियां कमजोर है। और ये आज से मैं 20 साल से ये बात कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कोई 25-30 साल से लिख रहा हूँ कि मुसलसल कि हमें सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान से है, अफगानियों से है। क्योंकि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम का मर्डर लियाकत बाग जिसको हम कहते हैं, जो पिंडी में था, वहां पे जो हुआ तो वो एक अफगानी सैयद अकबर ने मर्डर किया ना। अफगानिस्तान से एक बंदा लाया गया या आया। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनजीर के दफा भी आप देख लें, फिर आप शौकत अजीज पे अटैक देख लें, अटक में, इवन के मुशर्रफ साहब पे देख लें अटैक, आप जिसके ऊपर नाम लेते चले जाएं सियासी लोगों पे, ये तो नॉर्मल चीजें हैं पाकिस्तान में। इवन के आप देखें जो एमक्यूएम बनी है, एमक्यूएम का झगड़ा हुआ सोराबगोड, ये सोराबगोड सारा अफगानियों से भरा हुआ है। आप इनको पठान पठान कहते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पश्तो बोलेगा वो आपको पठान लगता है, जबकि वो अफगान, उनकी अक्सरियत अफगानियों की है। तो पाकिस्तान में कौन देखेगा? हम कहेंगे मोहसिन नकवी काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर बुनियादों से काम करना होगा, और सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर ऊपर कर लिया हल्का फुल्का। इस टाइप का महकमा या तो आप बना लें। इमिग्रेशन का जो महकमा है, इन्फोर्समेंट एक पूरी एजेंसी है, सिर्फ आपका FIA से कोई काम नहीं चल रहा। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि अगर ईरान की हम बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ एक अलग सा नैरेटिव सामने आ रहा है। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला रुक गया, ये बरतानवी मीडिया ने बताया। बरतानवी मीडिया का एक और भी दावा ये सामने आता है कि जी ईरानी मीडिया जितना था उस सबको बंद कर दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके बाद जो बरतानवी मीडिया उसकी जानिब से खबरें नशर हुई जिसमें इंसानी हुकूक की जो उनकी अपनी तंजीम है, उन्होंने तकरीबन 2500 लोगों का बताया कि जी वो जो है जाँ भाग हो चुके हैं। ऐसे में फिर ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम ने यह भी कहा कि मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता धमाका केस मवाद और असला भी पकड़ा गया है। तो ये बयानियां, ये नैरेटिव समझ नहीं आ रहा, ईरान में क्या वाकई में ये सारी सूरत हाल है या सिर्फ दिखाई जा रही है दुनिया को? देखें, ईरान में ये तो आप कहेंगे कि इस दफा कुछ ज्यादा हुआ है, वरना छोटे मोटे मुजाहरे होते थे। और क्या ना महंगाई है, महंगाई मुझे बताएं कहाँ नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं है? क्या ये न्यूयॉर्क में आप रह सकते हैं? हमारे दोस्त हैं नासिर, शहजाद नासिर हैं, एक सहाफी हैं, कराची से ही गए, अभी भी शायद पाकिस्तान आए हुए। तो वो न्यूयॉर्क के हालात लिखते रहते हैं। न्यूयॉर्क कौन सा सस्ता है? आपको किसने कहा है कि न्यूयॉर्क सस्ता है? और बात ये देखी जाए, हाँ, ये कि न्यूयॉर्क की जितनी इकोनॉमी है पूरी कनाडा की इतनी नहीं है। कनाडा से ज्यादा न्यूयॉर्क एक तरफ, कनाडा एक तरफ। जैसे लोग कभी कहा करते हैं कि कराची की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है पूरे मुल्क की, तो इसमें तो कोई शक नहीं होता ना। इकोनॉमियां तो बड़ी होती हैं और चीजें चलती हैं, मुल्क चलते हैं इसी तरीके से। ईरान के साथ हमें कोई मसला नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ईरान पे हमें तसल्ली रखनी चाहिए, हमें गैर जानिबदार रहना चाहिए। यानी कि हमें पाकिस्तान को ऐसा रियासत, उसमें हाँ एक चीज करनी चाहिए, जो चीजें होती हैं उसमें अपनी एक एडवाइजरी जारी करें, राय दें कि उस समय पाकिस्तान के लोग जो जिस तरह हालात हैं, जो जायरीन ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, वो इस टाइम उनको रोकने की जरूरत है। क्योंकि कोई वहां फंस गया तो अगर वहां पे तबाही हो गई, कोई रिजीम चेंज अचानक हो गई, तो पाकिस्तान ने अभी तक मैंने देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी होगी, कोई एडवाइजरी जारी की हो कि ईरान जो जायरीन जा रहे हैं उनको अभी रोका जाए इतने अरसे के लिए कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते। दुनिया में ऐसा होता है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी मेरी नॉलेज में नहीं है कि जारी की कोई, और अगर नहीं की तो फौरन करनी चाहिए कि अभी ईरान आप विजिट ना करें किसी भी काम के लिए, अगले 2 हफ्ते तक पाकिस्तानियों को नहीं ट्रैवल करना। अच्छा, तिजारती ताल्लुकात के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त बहुत ही मुख्तसर सा, क्योंकि अब हमने फेरी वाले मामला भी देखे हैं जहाँ पे जो फेरी ईरान तक जानी थी उसमें जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे या उसमें सफर करना चाह रहे थे उसको भी रोका गया है। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में अगर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, ऐसा ही है? अगर अमेरिका में, ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है, क़यादत तब्दील हो जाती है, पहलवी का दौर आ जाता है जी, तो आपको ये समझना चाहिए कि ईरान इस वक्त पाबंदियों का शिकार है। पाकिस्तान ना उनसे तेल ले सकता है, ना ईरानी, आपको देखे ना प्रोडक्ट्स आपको कराची से लेके पिंडी तक की मार्केटों में मिलती हैं। आपको वहां पे टॉफियों से लेके हर चीज मिलती है, ईरानी जूस के डब्बे तक आपको मिल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सर बड़ा मुख्तसर सा बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है। देखिए, तब्दीली आएगी ईरान में, अगर मौजूदा हुकूमत तब्दील होती है और पहलवी वगैरह आते हैं
तो पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे और पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर होगी ईरान की मईशत बेहतर होने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ झंझर साहब, आपका मौका भी सामने आ गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आपका भी शुक्रिया, और इसके साथ साथ राना मकबूल, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में रहे और जिंदगी हालात दिया साथ होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।